जी मैं 5 मिनट में आती हूँ। जी, क्या कह रही हैं? मंसूर कह रहा है मैं 5 मिनट में आता हूँ। चलो नो प्रॉब्लम। तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं। बातें तो ज़ाहिर है फॉर्म करने के लिए वही होंगी, इसको स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि हम असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट 3 हमारी जो होगी वो क्रिएटिविटी से रेलिवेंट ही है कि हमने रिस्क यानी या जो भी मैंने को ड्रॉबैक्स। दो कौन से असाइनमेंट्स हैं? पहली एक असाइनमेंट मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर की हुई है, ठीक है। और सेकंड जी असाइनमेंट जो है वो आपकी स्लाइड्स में है, ठीक है। वो स्लाइड्स में आप चेक कीजिएगा। आप जो मैंने आपके जी, साथ लास्ट स्लाइड शेयर की हैं उसके अंदर भी एक असाइनमेंट है, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो चलो देखिएगा। ठीक। हाँ जी, वो देखिएगा। और उसकी जो डेडलाइन है वो 2 दिन के बाद 19 को है। आप 19 की रात 12 बजे तक जो है मुझे असाइनमेंट्स सबमिट करा सकते हैं थ्रू ईमेल। क्योंकि आपकी क्लास में कोई अभी सीआर नहीं है तो आप मुझे पर्सनली ही सबमिट कराएंगे, ठीक है। मैम सीआर तो है हमारी क्लास का। हाँ, मुझे ये बताया गया कि कोई भी सीआर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी बंदा रेडी नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दिया था। आप उसी के थ्रू मेरे साथ जो है वो अपनी असाइनमेंट्स शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए चलें, अब हम आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स पे, ठीक है। हमने वैसे तो थोड़ा सा इसको डिस्कस किया हुआ है लेकिन मैं इसको फिर से रीड आउट कर रही हूँ। अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि मार्केट प्लेस में अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर बिजनेस में एंटर होते हैं और वो उसी अपॉर्चुनिटी से रेलिवेंट बिजनेस करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको हम अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। ये बंदा जो होता है ये बहुत वाइज होता है, बहुत आप इसको कहें कि ये सियाना बंदा है कोई, जो कि अपॉर्चुनिटी जिसने देखी और उस अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब कर लिया, ठीक है। सो दिस विल बी अ अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर। आगे आ जाते हैं जी नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स पे। नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि बिजनेस को ज़रूरत के तहत स्टार्ट करते हैं और उनको कोई और अदर वे नज़र नहीं आ रहा होता बिजनेस करने का, लेकिन फिर वो लोगों की देखा देखी वो इस काम को स्टार्ट करते हैं और इसी को वो फर्दर लेकर चलते हैं, ठीक हो गया। serial entrepreneurs who repeatedly start business and grow them to a sustainable size before striking out again, ठीक है। इस सीरियल एंटरप्रेन्योर के मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं और वो बहुत से बिजनेसेस को लेकर चल रहा होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि वो बिजनेस को ये नहीं करता कि वो बीच में छोड़ जाता है, वो उसको एक सर्टेन लेवल तक लेकर जाता है और फायदा हासिल करने के साथ साथ वो फिर नेक्स्ट बिजनेस की तरफ भी आ जाता है और उसको ग्रो करता है, ठीक है। और ये सीरियल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इनमें ज़्यादा होते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री से रेलिवेंट या जो रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव काम करने की तरफ ज़्यादा हों। वो कोई ना कोई नई ऐप, कोई नई वीडियो गेम्स या कोई भी नई गेम्स वगैरह लॉन्च करने की तरफ रहते हैं। तो और उसी से रेलिवेंट वो डिफरेंट और भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक हो गया। आगे हम आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने वैसे एंटरप्रेन्योरशिप को पहले काफ़ी डिस्कस किया था लेकिन वो मैंने जेनेरिक फर्स्ट लेक्चर में बेनिफिट्स बताए थे, ठीक है। तो और आपकी जो स्लाइड्स भी शेयर की हुई हैं लेक्चर फर्स्ट की, वो मुश्किल नहीं है और ना ही उसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली है, मेमोराइज करने वाली हैं। उसमें ज़्यादा चीज़ें यही थी कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, ठीक है। तो आगे हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि कोई भी स्मॉल बिजनेस है या कोई बड़ा बिजनेस है उसको करने को हम कहेंगे, कारोबार करने को एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा जो पार्ट होता है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का होता है। सिंगल प्रोप्राइटरशिप इसमें बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास बेनिफिट है वो जी है कि अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। कि जो बिजनेस करने वाला पर्सन होता है वो अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकता है, ठीक है। उसको किसी के आगे
किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसको किसी के के आगे जवाबदेह नहीं होना पड़ता, तो वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, वो उसको प्रॉफिट में लेकर जाए उसका हार्डवर्क होता है, वो जितना ज़्यादा हार्डवर्क उसमें कर सकता है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगा। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोगों के कंपैरिजन में वो इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। वो मार्केट में सोशली भी अच्छा काम कर सकते हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं। और जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं, आप यहाँ पर इसको लिख भी लें या इसको सर्च कर लीजिएगा, इसके आगे छोटा सा अपनी कॉपी पे नोट कर लें कि इसमें हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट को भी ऐड करना है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है जी? सोशल एंटरप्रेन्योर होता है पीपल हु स्टार्ट बिजनेस दैट सीक इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू सम ऑफ सोसाइटीज मोस्ट वैक्सिंग प्रॉब्लम्स। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो सोसाइटी के कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई बिजनेस करता है तो उसे हम अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं जी, अपॉर्चुनिटी टू रीच योर फुल पोटेंशियल। तो जो अपॉर्चुनिटी जो है वो सबसे पहले सबसे जो बढ़िया एक एस्पेक्ट हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो ये है कि एक बड़ा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकता है। वो चाहे तो वो रातों को जाग जाग कर काम करे, वो चाहे तो वो जो है वो अपने काम को लिमिटेड रखे, तो ये उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना बिजनेस कर सकता है, चाहे वो उसमें इंटरेस्टेड है या उसको उस काम को करने का पैशन है, तो वो उसको इंजॉय भी कर सकता है फिर। ठीक है। इसमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने पोटेंशियल को यूज़ करते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आते हैं। आप लोगों ने मैनेजमेंट में ये टर्म पढ़ी होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो उसका यही मतलब होता है कि जब आपको काम जो है वो आपको मज़ा देने लग जाता है, आप उसको किसी बर्डन के बगैर करते हो, अपने पोटेंशियल को आप फुली यूटिलाइज करते हो, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाते हो, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन होती है, सुकून होता है आपके काम से। आगे आ जाते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू रीप इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉफिट्स उसी के होते हैं, उसको किसी के आगे जवाबदेह नहीं होना पड़ता, ना उसके साथ कोई पार्टनर होता है। अगर वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में है तो तब तो उसके पास या सोल प्रोप्राइटर है तो तब उसके साथ कोई शेयर करने वाला नहीं होता, वो अपने पैसे का खुद से मुख्तार होता है और वो सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे से जो है वो पे बैक कर सकता है। अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर एफर्ट्स। अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द पे इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि ऐसे पर्सन जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया हो उनकी एक अपनी ही रिकग्निशन होती है, आइदर वो काम सोशल नेचर का हो या वो किसी और नेचर का हो, लेकिन उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और दूसरे लोग भी उससे रोज़गार हासिल कर रहे हैं, तो ऐसा एंटरप्रेन्योर भी होगा, वो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और उसकी अपनी भी रिकग्निशन होती है, उसकी अपनी पहचान बनती है। ठीक है। तो ये भी इन सम अदर वे ये एक प्रॉफिटेबल काम है, इसमें भी एक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट यू एंजॉय एंड हैव फन फॉर इट। अब आज के दौर में तो कोई भी एक काम जो है आप उसको आपका कोई हॉबी है या आपका कोई पैशन है, आप उसको अपना बिजनेस भी बना सकते हो, उसको आप अपना कारोबार की शक्ल में भी शक्ल भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बना लिया, आइदर दैट वाज इन सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स। जो लोग पेंटिंग करना जिनको पसंद होती है वो उस बिज़नेस में आ जाते हैं। कुछ लोगों को सेल्फ हाइजीन का बहुत होता है, तो वो सेल्फ हाइजीन का कोई ना कोई काम करना शुरू हो जाते हैं, उससे रेलिवेंट काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं
जो आपके खुद की इंजॉयमेंट और फन का बायस बन जाते हैं। तो आप करते वो मज़े मज़े में हैं और उसी से फिर आपको फर्दर आपकी प्रॉफिट जो है वो भी कमाने का मौका मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं ये मैंने इधर लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी आप कुछ बेनिफिट जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप करने के। अब उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने इनको भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। इनको आप अगर ज़्यादा इन डिटेल आपको इनको स्टडी करना है तो यू कैन ऑल्सो सर्च दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है जी अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। तो इट्स ऑब्वियस, जब भी कोई कारोबार होगा उसमें आपको एक डेफिनेट अमाउंट नहीं मिलती, उसमें आपको इनडेफिनेट अमाउंट मिलती है, आपको फ्लक्चुएशन होती है आपके रिटर्न्स में, आपके प्रॉफिट्स में। वो हो सकता है कि आपको शुरू के टाइम पे इतने नहीं मिल रहे हों, लेकिन जब आपका बिजनेस प्रोग्रेस करना शुरू हो जाए तो तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाए। सो अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम और रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जब भी कारोबार करने की तरफ आए। लेकिन अगर कोई जॉब है तो जॉब से तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम मिल रही होती है, वो आपको उतनी ही, मतलब वो एक स्टेटेड अमाउंट होती है। लेकिन बिजनेस में एक स्टेटेड अमाउंट नहीं होती, तो इनकम अनसर्टेनिटी तो होती है इसमें। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सबसे पहले फाइनेंस में यही पढ़ा होगा, मोर रिस्क ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसमें जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है उतने ज़्यादा रिटर्न के चांसेस भी होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिस्क ऑफ लूजिंग योर इंटायर इन्वेस्टमेंट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो कारोबार करें, जो बिजनेस करें, वो फ्लरिश ही करें, वो सक्सेसफुली हो। इट मे हैपन कि आपका जो आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाए, वो आप उसको आप बैंकरप्ट हो जाएं, आपकी आप बिजनेस ना चले, या आपने जो आइडिया बनाया हुआ था या जो आपने एस्टिमेशन की हुई थी वो किसी भी रीज़न की वजह से आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं की, या कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दी जिसकी वजह से वो आपका बिजनेस नहीं चल सका। तो ऐसी सूरत में भी आपकी इंटायर इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो डिसॉल्व हो सकती है, आप बैंकरप्ट हो सकते हो, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम और इसके इंटायर इन्वेस्टमेंट में पहली भी तो चीज़ यही है ना कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे किधर से। हर बंदा तो कैपेसिटी नहीं रखता ना, तो इसके और डिफरेंट वेज होते हैं कि आपने अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस कैसे करना है, आपने कैपिटल कैसे लाना है। इससे रेलिवेंट भी जब हम फाइनेंसिंग वगैरह पढ़ेंगे कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस करना है, आपने अपने कैपिटल को कैसे बढ़ाना है, जब हम ये चीज़ स्टडी करेंगे तो तब हम इस साइड पर भी मतलब ये वाला पॉइंट भी हम तब स्टडी कर सकेंगे। जी ठीक हो गया। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग आवर्स एंड हार्ड वर्क। सो इट्स मच मच ऑब्वियस कि बिजनेस में आपको आपके जो ड्यूटी होती है वो 5 डेज अ वीक नहीं रहती, यानी कि आपने 5 डेज और आपने 40 आवर्स काम करना है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है, आपको काम को पूरा करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है। तो आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, आपको मे बी 8 डेज अ वीक भी काम करना पड़े, आपको सॉरी 7 डेज अ वीक भी काम करना पड़े, आपको सारे आपको उसमें छुट्टी नहीं होती, आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, आपकी उसमें पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस होती है, आपकी फैमिली लाइफ भी सेक्रीफाइस होती है, आपकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सेक्रीफाइस होती हैं। तो जब भी आपने बिजनेस को फ्लरिश करने की तरफ हैं तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 साल टिका कर मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में ये एक बड़ा ड्रॉबैक होता है आपकी, जिसमें पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस होती है, ठीक है। तो इनके लिए वोकेशंस का प्रॉब्लम रहता है हमेशा, इनके लिए टाइम का प्रॉब्लम रहता है हमेशा। आपने देखा होगा टीवी में, फिल्म्स में कि जो भी बिजनेसमैन का जो करैक्टर होता है वो बड़ा बिजी दिखाया जाता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता, वो बहुत ही बिजी लाइफ गुजार रहा होता है, मीटिंग्स होती हैं, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट काम कर रहा होता है, मल्टीपल चीज़ें कर रहा होता है। सो इट्स अ बिग ड्रॉबैक।
ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक हो गया। लॉयर क्वालिटी ऑफ लाइफ अंटिल द बिजनेस गेट्स एस्टैब्लिश्ड। अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि स्टार्टिंग के जो 2-3 साल होते हैं वो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत क्रूशल होते हैं, और अगर वास्ट स्केल का बिज़नेस है, बड़े पैमाने का बिज़नेस है, तो तब भी आपकी जो बिज़नेस होगा वो थोड़ा सा आपकी जो लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, वो थोड़ी सी सेक्रीफाइस होती है। ठीक है। तो जी हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फेलियर की सूरत में, बिजनेस फेलियर की सूरत में उन्होंने सुसाइड्स भी की होंगी। आप उन फाइनेंशियली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस जो होता है वो प्रिवेल कर जाता है उनकी लाइफ में, और फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑफ डूइंग पर्सनल बिजनेस। ठीक है। अगर तो एक इंसान के पास कैपेबिलिटी है और वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, तो तब तो वो सरवाइव कर जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी फ्लरिश करेगी, वो उसका बिजनेस फ्लरिश करेगा। लेकिन अगर जो बिजनेस करने वाला जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं है, और तो तब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी। उसको फिर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है। सो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस जो होगा वो हमेशा होगा, उसको बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो जब तक उसका बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाता, तो हो सकता है पे बैक भी इतनी ज़्यादा इंस्टेंट टाइम में ना हो जितना ज़्यादा आपको जॉब की सूरत में हो सकता है। ठीक है। आगे आ जाता है जी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो ज़ाहिर है एंटरप्रेन्योर पे होगी, वो जो बिज़नेस को चला रहा है उसी के ऊपर होगी। तो वो हो सकता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर ले। ठीक है। अगर उसकी जो बिज़नेस वो कर रहा है उससे रेलिवेंट उसकी स्किल्स नहीं है, तो वो कोई आउटसोर्स स्किल्स हायर कर ले। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सारी इन्वेस्टमेंट लूज़ करने की है या सारे प्रॉफिट्स लेने की है, वो एंटरप्रेन्योर पे होगी, वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। आगे हमारे पास है जी डिस्करेजमेंट। तो कोई भी जब इंसान जो है वो बिजनेस करने की तरफ आता है तो उसको डिफरेंट तरह की डिस्करेजमेंट का भी सामना करना पड़ता है। अपने आइडिया को आप मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्कस और शेयर तो करते हो, लेकिन हर किसी को वो आइडिया पसंद नहीं आता। ठीक है। आपको इर्द गिर्द से लोग बहुत कहेंगे कि जी ये तुम क्या कर रहे हो। आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर की लाइफ को उठाकर देख लें, उनकी लाइफ बड़ी डिससेटिस्फाइड से गुजरी होगी। बहुत से लोग तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होंगे और उन्होंने बहुत टेंशन में ज़िंदगी गुजारी होगी। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस में कभी भी आपको प्लेट में रखी हुई चीज़ें नहीं मिलती। समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है कुछ कामों में, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इस वजह से आपको डिस्करेजमेंट्स का सामना करना पड़ता है। और वो इमोशनल डिस्करेजमेंट्स भी हो सकती हैं, वो मॉनेटरी टर्म्स में भी डिस्करेजमेंट्स हो सकती हैं। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको समझ लग गए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आप इनको जो है वो थोड़ा सा सर्च भी करें इनसे रेलिवेंट, थोड़ी एग्जांपल्स भी आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ आते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी फायर होती है जो उनको इस चीज़ की तरफ माइल करती है। ठीक है। तो वो हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स हैं। वो है जी एंटरप्रेन्योर्स एज हीरोज। एंटरप्रेन्योर्स को कुछ जगहों पर हीरो माना जाता है। ठीक है। उनको कुछ कारोबार में इनको हीरो माना जाता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे स्टीव जॉब्स की, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं। ठीक है। जेफ बिजोस की लेंगे हम, जो amazon.com, अमेज़ॉन का तो सबको ही पता है ना, जिसके थ्रू चीज़ें डिलीवर होती हैं। बहुत बड़ा बुक स्टोर भी है। ठीक है। तो ये लोग जो है इनको ये बहुत बड़ा नाम है बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है। मैं आपकी साथ साथ अटेंडेंस भी ले रही हूँ ताकि रिकॉर्ड रहे और मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूँ। तो
कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपने एंटरप्रेन्योर्स एज हीरोज में आप सर्च करेंगे स्टीव जॉब्स की लाइफ को, आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है, लेकिन थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़िएगा, आपको ज्यादा अच्छे से इस पॉइंट की समझ मिलेगी, समझ लगेगी। आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। नाइकी का फाउंडर है जी फिल नाइट, ठीक है, आप उनको भी थोड़ा सा देखिएगा कि वो एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ कैसे आए। एक बहुत बड़ा ब्रांड है नाइकी भी, अमेजोन बहुत बड़ा ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा ब्रांड है, बिल गेट्स की लाइफ को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने इन्होंने इनको लोग एज ए हीरो मानते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, ठीक है। आगे आ जाता है एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन। तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन तो दे रही हैं, लेकिन जब भी ये एजुकेशन दी जाती है, अभी भी ये चैप्टर, ये कोर्स पढ़ाने का मकसद यही है कि आपकी क्लास में सब नहीं तो कोई एक पर्सन तो ऐसा हो जो कल को बिजनेस करने की साइड पे आए। क्लास सहरिश आई थिंक मैनेजमेंट से है कोई, मुकद्दस आप पूछ रही हैं, ठीक है, चलें। सो एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन जो होती है उससे भी आप में थोड़ी सी डिजायर पैदा होती है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, ठीक है। मेरा भी ये आप लोगों को बार बार इस चीज की तरफ उकसाने का मकसद यही है कि आप अपने इर्द गिर्द के बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करें, आप देखें कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है, और उससे रेलिवेंट अगर आप कहीं पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदर यू आर अ फीमेल और अ मेल, तो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो ये पढ़ाने का मकसद भी यही है कि सोसाइटीज और इकोनॉमीज फ्लरिश ही तब करती हैं जब इसमें बहुत से जो है वो कमाने वाले हाथ हों, इकोनॉमिक फैक्टर्स जब स्ट्रॉन्ग हों, तो तभी इकोनॉमी फ्लरिश करती है। तो उसमें जितने ज्यादा लोग जो होंगे वो कमाने वाले होंगे, उतना ज्यादा जो है वो प्रॉफिट्स बेहतर होते हैं, वो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं जी डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं जो कि इंटरप्रेन्योरल फायर को ज्यादा बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली मैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ताकि मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, मेरे इकोनॉमिकली हमारी हमारी कंट्री जो है वो बेहतर जाए, तो तब भी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसके लिए मेहनत करते हैं। उससे मेहनत जरा बहुत ज्यादा हो जाती है, और काम जो होता है वो उसी 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 लिहाज से वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको इसलिए जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। शिफ्ट टू अ सर्विस इकोनॉमी, तो आपको एक सर्विस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है एक तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं। अच्छा माँ, हम यूं कीजिएगा कि आप नूर, आप यूं कीजिएगा कि आप भी अपनी साइड से जरा अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई और ऐड होता है तो मेरे से अगर मिस हो जाए तो मैं उसको ऐड कर सकूँ। यहाँ पे 7 या 8 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अस्सलाम, आई एम सॉरी फॉर लेट। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैम जरा घर नहीं था, बाहर गया हुआ था, इसलिए जरा भी आया हूँ। चलिए नो प्रॉब्लम मंसूर। आगे हमने थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को ही हम डिस्कस कर रहे थे, आई होप आप पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे रेलेवेंट बेहतर हो जाएगी। चलिए आगे आ जाते हैं हम यस मैम। इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजी आज के दौर में आपको पता है कि वो बढ़ती जा रही है, मशीन्स आ गई हैं, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, कॉपी फोटो कॉपी मशीन्स हैं, हमारे पास प्रिंटर्स हैं, हर काम को करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो आप अपना ऑफिस एक लैपटॉप एक मोबाइल में उठा कर फिर रहे हैं, बल्कि अब तो वॉचेस भी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। एंड्रॉइड वॉचेस हैं हमारे पास, आई आई वॉचेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में से भी हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसमें सहूलत हुई है, ठीक है।
आगे आ जाते हैं हम। इसमें विकिपीडिया का भी बड़ा थैंक्स है, इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। अभी अभी भी आप देख लें कि ये क्लासेस फिजिकली जो होती थी, कभी हमने सोचा नहीं था कि ये क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल आज से 5 साल 10 साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि क्लासेस जो होंगी वो ऑनलाइन भी कभी होंगी। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इंटरनेट का दौर है, सबके पास जो है वो इंटरनेट से रेलिवेंट फैसिलिटीज हैं, तो उसी से फिर उसी को काम में लाते हुए क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है कि हमारे इंटरनेट इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल हो जाता है। तो जो भी बंदा रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपको इंडिपेंडेंट तो कर ही देता है। ठीक है, इसी से आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो मोर प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, हो सकता है शुरू में आपको बहुत मुश्किलात और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका कारोबार फ्लरिश करता है वैसे वैसे आपका बिजनेस जो है वो बूस्ट की तरफ आता है। ठीक है, और आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है। आगे आ जाते हैं ई कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब। सो हमने इसकी बात पहले ही कर ली। ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से जो है वो आपका बिजनेस मोर इजियर हो गया है। अब आपको फिजिकल स्टोर्स पर नहीं जाना पड़ता, आपको फिजिकली नहीं कहीं जाना पड़ता, आप अपने चलते फिरते अपने काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। ठीक है, और ये सहूलत है और ये एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्पफुल है। आगे है जी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेट के थ्रू और वर्ल्ड वाइड के थ्रू आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को भी जो है वो टैप कर सकते हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लोकल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऑटो इंडस्ट्री से रेलिवेंट लोग भी हो सकते हैं, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, इसमें और कई तरह के काम हो सकते हैं। फिर इसमें आपका फोकस सिर्फ एक सिंगल कंट्री नहीं होती, इसमें आपका फोकस मल्टीपल कंट्रीज भी हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपकी कंट्री में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपके साथी हमसाया मुल्कों में या किसी और इंटरनेशनल मुल्क में जो है वो काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं, इसको आप बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं और इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके इसके भी अपने चैलेंजेस हैं, इसकी भी अपनी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इश्यूज भी हैं कि आपको इंटरनेशनल लॉज से फिर अवेयर होना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज का पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट्स का पता होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लमेटिक भी होगा और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटिस्टिक भी होगा। आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी भी है और इसमें चैलेंजेस भी काफी ज्यादा हैं। ठीक है, हाँ जी, अब आया जी कि हाउ टू अवॉइड द पिटफॉल्स। आप किस तरह से अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं फॉर बिजनेस। इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम इनको रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नो योर बिजनेस इन डेप्थ, अपने बिजनेस को इन डेप्थ समझें, इसकी एक एक चीज को जानें। अभी हम जो बिजनेस प्लान भी आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम डिफरेंट अपने आइडियाज को कैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरह बना सकते हैं। तो अपने स्टार्टअप अगर कोई है, स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि पहले से प्रिवेल नहीं कर रहा होता, या कोई नया आइडिया होता है जो कि पहले एग्जिस्ट ना कर रहा हो, उसको हम एक स्टार्टअप प्लान कहेंगे। वो हो सकता है कि वो मेरे एरिया में नहीं हो रहा हो, वो कहीं और हो रहा हो, किसी और कंट्री में हो रहा हो, लेकिन जब उसको हम अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो हमारी कंट्री का एक स्टार्टअप प्लान बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपने बिजनेस को इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि और मार्केट को देखना पड़ेगा कि आपकी मार्केट जो है वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट कितनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए हैं और स्लाइड्स तो हमारे पास बेशुमार पड़ी हैं, लेकिन ये कुछ सेकंड लेक्चर की स्लाइड्स भी हैं, तो सारी तो नहीं अभी हम जाहिर पढ़ सकेंगे।
चलिए मैं इसको ज़रा जल्दी कर रही हूँ ख़त्म, ताकि हम आगे वाली भी थोड़ी स्लाइड्स पढ़ सकें। बाकी जो चीज़ें वैसे तो इट्स वेरी ऑब्वियस, लेकिन इनसे रेलिवेंट आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहिएगा और सर्च करते रहिएगा। और साइड बाय साइड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनसे रेलिवेंट आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन अ ग्रुप और ऑन आप मुझसे ग्रुप पे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके वहाँ पर क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी अगर कोई होंगे जेन्युइन, ठीक है। या फिर अगर आपको डाटा मटेरियल नहीं मिल रहा तो मैं आपको अपनी बुक से भी शेयर कर दूंगी डाटा, जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। तो आगे आ जाते हैं जी, डेवलप अ सॉलिड बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपको जो है वो ऐसे चांसेस ना हो कि आपका बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, या आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाए। आगे आ जाए जी, मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करें और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। देखें कि आपने फाइनेंसेस कहाँ से लेने हैं और उनको किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है। लर्न टू मैनेज पीपल इफेक्टिवली। आपके अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने किस तरह से मैनेज करना चाहिए। समटाइम्स आपने खुद को एबिलिटी होती है, लेकिन आप लोगों को मैनेज करना अगर नहीं जानते तो तब भी आपका बिजनेस जो होगा वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, आगे है जी, ये सेट है, सेट योर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन। सिर्फ अपने बिजनेस को आपने बढ़ाना भी है, सिर्फ कंपटीशन की दौड़ में नहीं लगे रहना। कंपटीशन आपके पास इर्द गिर्द बहुत आएगा, लेकिन आपको वेल वेल ट्रेन्ड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। आपके अंदर खुद भी मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपको अपने खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए और अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को भी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं कि आपने सिर्फ बड़ी, अब आप ये देखें कि आपका कंपटीशन बड़ी कंपनीज नहीं सिर्फ होंगी, वो छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है आपने, टाइम मैनेजमेंट आपने होनी चाहिए, आपने पैशन होना चाहिए, आप में ऐसे स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर अप्रोचेज हैं फॉर बिजनेस। उसमें सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच है एंड कंपोजिट अप्रोच है। अच्छा, अब ये जो है आप इनको देखिएगा, मुझे लगता है कि मैंने ये थोड़ी सी पढ़ाई हुई है, ये मैंने तस्वीर को पढ़ाई थी। अब इसको आप थोड़ा सा खुद स्टडी करेंगे ये प्रोसेस को, और अगर आपको इनसे रेलिवेंट डाटा नहीं मिलता, डाटा मटेरियल, तो आपने फिर हम इसको 5 मिनट के सेशन में इसको कर लेंगे। आगे हम आ जाते हैं, हमें एक्चुअली में ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर को मैंने थोड़ा सा टच जरूर करना था, इससे रेलिवेंट तो अभी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है और टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। चले कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप इसको खुद भी पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। Corporate entrepreneurship is the process used to develop new businesses, products, services, or processes inside of an existing organization to create value and generate new revenue growth through entrepreneurial thought and action. ठीक है, तो इट्स ऑब्वियस जब कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होगी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ तो उसको कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ये एक बड़े लेवल का बिजनेस है जिसमें शेयर्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। वैसे तो हमने जब टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ना है, हम उसमें भी कॉर्पोरेट पढ़ेंगे, तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप भी वही चीज है, ठीक है। इसमें जब भी आप न्यू बिजनेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इन्वॉल्व करेंगे टू जनरेट वैल्यू एंड रेवेन्यू, तो उसको हम कहेंगे कि ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप है। यानी कि एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, कॉर्पोरेशन ऑलरेडी चल रही है, उसमें जब आप न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसको हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं। Corporate entrepreneurship sets the context of
कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। अच्छा जी, अब ये इससे ऑब्वियस है कि ये कोई इनोवेशन या ग्रोथ की तरफ जब आपने जाना हो तो तभी आप इसकी तरफ आएंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम व्यू ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोसेसेस एंड एनवायरनमेंट that are needed to support, motivate and engage the organization in entrepreneurial thinking and action। हाँ जी, ठीक है। The goal of corporate entrepreneurship is to build capabilities and that enable organizations to accelerate new business growth। ठीक हो गया। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपने इनोवेशन और ग्रोथ की तरफ जब आना है तो ये एक नए कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये आपको नए रिसोर्सेज, प्रोसेसेस और ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जो कि आपको सपोर्ट करता है और मोटिवेट करता है, ठीक है। गोल क्या है जी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का? इसका जी गोल ये है टू बिल्ड कैपेबिलिटीज एंड दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेलरेट न्यू बिजनेस ग्रोथ। कि नए बिजनेस को ग्रो किस तरह करना है, ये आपको उस तरफ को लेके जाती है, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी सपोर्ट करती है और आपके फ्यूचर बिजनेस के लिए भी ये हेल्पफुल रहती है। Corporate entrepreneurship consists of three general forms, namely corporate venturing, organizational renewal and innovation। अभी कॉर्पोरेट वेंचरिंग यानी कि आप दूसरी उसके आप वेंचर बना रहे हो, ठीक है, आप मिक्स अप हो रहे हो एक सेकंड बिजनेस के साथ, उसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट वेंचरिंग। और ऑर्गेनाइजेशनल रिन्यूअल ये होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ न्यू टर्म्स लेकर आ रहे हो या कुछ उसमें न्यू बिजनेस इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है। और इनोवेशन होगा जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें इंटायरली हमारा आइडिया ही इनोवेट हो जाता है, ठीक है, इसको हम कहेंगे इनोवेशन। आगे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन। There is no perfect way to implement corporate entrepreneurship. There are, however, three components that enable corporate entrepreneurship: people, process, and place. People, leaders that possesses a core set of action-oriented competencies, और ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, नहीं, competencies ही है, and behaviors। तो ऐसे लीडर्स जो जिनके अंदर बहुत सी कॉम्पिटेंसीज हों और उनके बिहेवियर भी बहुत पॉजिटिव हों, वो ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसे प्रोसेसेस जो कि सपोर्ट करते हों एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को और उसके एक्शन को, यानी कि सिर्फ प्रोसेस आपने बना कर नहीं देना, आपने उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने की तरफ भी आना। प्लेस, एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू एंटरप्रेन्योरशिप, लर्निंग एंड ग्रोथ। ऐसा एनवायरनमेंट हो, ऐसी प्लेस हो जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ और लर्निंग को सपोर्ट करता हो, तो तभी आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप ही चल रही है अभी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप यूजुअली रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन लार्ज और एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, ठीक है। लार्ज और एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में जब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को सीख करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, उसे हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। Entrepreneurial orientation, on the other hand, is the degree of to which a firm is entrepreneurial and has been studied for a vast array of firms, जिसमें आप स्टार्टअप्स भी शामिल होते हैं, इसमें न्यू बिजनेसेस भी शामिल हो सकते हैं, इसमें स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, और इसमें पार्टनरशिप हो सकती है, इसमें बड़ी कॉर्पोरेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक नए काम को करना, एक नए बिजनेस को करना और एंटरप्रेन्योरशिप होगा, लेकिन ऑलरेडी